सूर्य सिद्धांत का यह 121वां भाग है। इस भाग में दृक्कर्म संस्कार से संबंधित जो 5 श्लोक हैं ग्रहयुक्त अधिकार में, उनका सामान्य अर्थ तथा आचार्य का अभिमत समझने का कोशिश करेंगे। दृक्कर्म साधनाय अपेक्षित सामग्री है। दृक्कर्म साधन करने के लिए अपेक्षित सामग्री को आचार्य इस 6वें श्लोक में बता रहे हैं। कृत्वा दिनक्षपामानं तथा विक्षेपलिप्तिकाः नतोन्नतं साधयित्वा स्वकाल लग्नवशात् तयोः। स्वकात लग्नात् तयोः, अपने लग्न से, अर्थात हमने इसके पहले जो युतिकालीन ग्रह साधन किए हैं उनका, माने उस बिंदु से दिनक्षपामानं तथा विक्षेपलिप्तिकाः कृत्वा, उनका दिन और रात्रि का मान एवं विक्षेप कला, इन दोनों का साधन करके नतोन्नतम साधयित्वा, उनका नत और उन्नत दोनों का साधन करके ये एकत्र स्थापये, एक स्थान में रख लेना है। कृत्वा दिनक्षपामानं तथा विक्षेपलिप्तिकाः नतोन्नतम साधयित्वा स्वकाल लग्नवशात् तयोः। अब आक्षद्रकर्म साधन बता रहे हैं आचार्य। विषुवच्छाययाभ्यस्तात् विक्षेपात् द्वादशोद्धृतात् फलं स्वनतनाडीघ्नं स्वदिनार्थ विभाजितम्। विषुवच्छायया अभ्यस्तात् विक्षेपात् द्वादशोद्धृतात्, माने विषुवच्छाया से, कैसे? विश्वच्छाया से, अभ्यस्तात् माने गुणितात्, विश्वच्छाया से गुणित विक्षेप से, फिर किस प्रकार इसके विक्षेप से? द्वादशोद्धृतात्, यानी विक्षेप को विश्वच्छाया से गुना करके 12 से भाग देने पर जो आएगा वह फलम, उस फल को स्वनतनाड़ी घ्नम, स्वकीय ग्रह का जो अपना जो नतनाड़ी है उनसे गुना करके स्वदिनार्थ विभाजितम, ग्रह का जो अपना दिन आया, दिनमान, उसका जो आधा उससे विभाजित करना है। यानी क्या करना? पहले विश्वच्छाया अभ्यस्तात् विक्षेपात्, ग्रह के विक्षेप को विश्वच्छाया से गुना करना है। द्वादशोद्धृतात्, 12 से भाग देना है। फलम, ऐसे करने से जो फल आएगा उसको स्वनतनाड़ी घ्नम, स्वनतनाड़ी काओं से गुना करना है, और स्वदिनार्थ विभाजितम, स्वकीय दिनार्थ से उसको विभाजित कर देना है। लब्धम प्राच्याम रणम सौम्ये विक्षेपे पश्चिमे धनम दक्षिणे प्राक कपाले स्वम पश्चिमे तु विपर्ययः। अभी जो ऐसे करने से, उस प्रकार के समीकरण से जो लब्धम, जो लब्धि होगी, उसको क्या कह रहे हैं आचार्य? सौम्ये विक्षेपे, मैंने विक्षेप उत्तर दिशा का हो तब उस स्थिति में क्या करना है? प्राच्याम ऋणम पश्चिमे धनम, वो पूर्व कपाल में यदि होगा ग्रह तो उसमें से घटा देना है, पश्चिम कपाल में होगा तो उसमें जोड़ देना है। दक्षिणे विक्षेपे, यदि विक्षेप दक्षिण दिशा का हो तो उस स्थिति में प्राक कपाले स्वम, यानी पूर्व कपाल में उसको धन करना है। पश्चिमे तो विपर्ययः, पश्चिम में विपरीत यानी ऋण करना है। अब आयन दृक्कर्म का साधन एवं संस्कार बता रहे हैं आचार्य। सत्रिभग्रहज क्रांति भागघ्नाः क्षयपलिप्तिकाः विकलाः स्वं ऋणं क्रांति क्षयपयोर्भिन्न तुल्ययोः। क्षयपलिप्तिकाः सत्रिभग्रहज क्रांति भागघ्नाः प्राप्ताः विकलाः क्रांति विक्षेपयोः भिन्न तुल्ययोः स्वं ऋणम भवन्ति। यानी जो क्षयपलिप्तिकाएं हैं उनको सत्रिभग ग्रहज क्रांति भागों से गुना करने पर जो विकलाएं प्राप्त होती हैं उनको क्रांति और विक्षेप के भिन्न तुल्ययोः, माने भिन्न दिशाओं के और तुल्य दिशाओं के होने पर स्वम ऋणम, धन और ऋण होते हैं। इसको और थोड़ा
स्पष्टता से देखने का प्रयास करते हैं। सत्रिभग ग्रहज क्रांति भाग घनाः, घनाः से समझ रहे हैं गुणिता, ये क्या है? तो कह रहे हैं त्रिभ सहित ग्रह सत्रिभग ग्रह। प्रारंभ में आया सत्रिभग ग्रहज क्रांति, सत्रिभग ग्रह यानी त्रिभ सहित ग्रह, 3 राशि जोड़ देंगे ग्रह में तो वो सत्रिभग ग्रह हुआ। सत्रिभग ग्रहज क्रांति भागा, 3 राशियां जोड़ने पर जो ग्रह उत्पन्न होता है और उस ग्रह के जो क्रांतियंश होते हैं वे हैं सत्रिभग ग्रहज क्रांति भागा, और यही वलनांश होते हैं। और इनसे क्या करना है? भाग घनाः, सत्रिभग ग्रहज क्रांति भाग घनाः, इनसे गुणित करना है। इनसे एतैः गुणिताः, इनसे गुणित कौन? क्षेपलिप्तिकाः, तो ग्रहों के जो क्षेपलिप्तिका यानी विकलादि कला, क्षेप कलाह जो हैं, विक्षेप कलाह जो हैं, उनको इनसे गुणित करना है। तो ऐसे गुणित करने पर जो फल आएगा वो क्या होगा? विकलाह, माने गुणना लब्धाः विकलाः, यही आयन द्रक्कर्म कला है। तो इन्हीं विकलाओं का संस्कार करना है। संस्कार कैसे करना है? क्रांति विक्षेपयोः भिन्न तुल्ययोः स्वं ऋणं भवन्ति, ये जो विकलाएं हैं क्रांति और विक्षेप के भिन्न और तुल्य दिशाओं के होने पर धन और ऋण होते हैं। कैसे? भिन्नयोः क्रांति विक्षेपयोः, माने क्रांति और विक्षेप की जो दिशाएं भिन्न हो, एक उत्तर का और एक दक्षिण का हो, तब क्या होगा? स्वं भवन्ति, ये ग्रह में जुड़ जाएंगे। फिर तुल्ययोः दिशयोः, दोनों की एक ही दिशा हो, क्रांति और विक्षेप का या तो क्रांति और विक्षेप उत्तरी दिशा के हो या क्रांति और विक्षेप दक्षिण दिशा के हो, तब ऋणम भवन्ति, तो उनको घटाना होगा, तो वो दृक्कर्म संस्कृत ग्रह हो जाएगा। अब कह रहे हैं उनका क्या प्रयोजन है इस दृक्कर्म का, हमें क्यों करना चाहिए? तो क्यों करना चाहिए वाली बात यहाँ आचार्य बता नहीं रहे हैं इस श्लोक में, दृक्कर्म प्रयोजन करके बता रहे हैं, तो उसको श्लोक में ही देखते हैं। नक्षत्र ग्रह योगेषु ग्रहास्तोदय साधने शृंगोन्नतौ चंद्रस्य दृक्कर्मादाविदं स्मृतम्। कहाँ कहाँ है? कह रहे हैं नक्षत्र ग्रह योगेषु, नक्षत्र और ग्रहों के जहाँ युति का साधन करना है वहाँ। ग्रहास्तोदय साधने, ग्रहस्य अस्त साधने उदय साधने, ग्रहों के अस्त और ग्रहों का उदय जहाँ साधन करते हैं वहाँ। चंद्रस्य श्रृंगोन्नतौ, चंद्रमा का जो श्रृंगोन्नति का साधन है वहाँ पर आचार्य क्या कह रहे हैं? आदौ, माने सबसे प्रारंभ में, माने नक्षत्र ग्रहों के युति, ग्रहों के अस्त और साधन उदय, चंद्रमा का श्रृंगोन्नति, इनको साधन करने से पहले वो क्या कह रहे हैं? आदौ इदं दृक्कर्म स्मृतम, यह दृक्कर्म जाना गया है, मतलब इस दृक्कर्म को करना ही है। कहने का तात्पर्य ये है कि नक्षत्र और ग्रहों की युति हम आसमान में देखेंगे, आकाश में ग्रह अस्त हो रहा है पूरब में या पश्चिम में, या उदित हो रहा है पूरब में या पश्चिम में, तो इसका हमारा प्रतीति आसमान में होगी, आकाश में देखेंगे। इसी प्रकार चंद्रमा का जो श्रृंग की जो उन्नति है वो भी आकाश में ही दिखता है। और यह आकाश में दिखने वाले ये ग्रह और ये उनकी घटनाएं हर स्थान में एक जैसे नहीं होते हैं, कहीं उनका अयन यानी उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर खिसकने की मात्रा और आक्ष यानी उस स्थान की ध्रुव स्थान से जो दूरी है अथवा उस स्थान में जो अक्ष की जो तिरछापन है उसके आधार पर वो आसमान में जहाँ हम गणित के आधार पर साधन करते हैं उस स्थान में ना दिखकर आगे पीछे होंगे, खिसकेंगे। तो यदि पहले हम इस संस्कार को नहीं करेंगे तो फिर हमारे द्वारा साधित नक्षत्र ग्रह युति अथवा ग्रहों का अस्त उदय अथवा चंद्रमा का श्रृंगोन्नति आगे पीछे होंगे। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि सर्वप्रथम दृक्कर्म संस्कार करना है, उसके बाद इनका साधन करना है। फिर मिलते हैं अगले भाग में।